बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़िज़ा की बात के साथ मैं हूँ फ़िज़ा इमरान और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीक में हमने आपको जहाँ अपनी सेहत को, अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाने के हवाले से डिफरेंट मशवरे दिए, ग़िज़ाई हिदायत बताई, तदाबीर बताई कि किस तरह से आपको अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करना है और मौसम के मुताबिक थोड़े बहुत चेंज लाकर किस तरह से आप मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हैं, कमज़ोरियों से बच सकते हैं, मसले मसाइल से बच सकते हैं। तो क्योंकि हमारी बहुत सी बीमारियों का हल हम शुरू होने से ही पहले अगर अपने किचन को थोड़ा सा दुरुस्त कर लिया जाए, अपने खाने पीने के लाइफस्टाइल को थोड़ा दुरुस्त कर लिया जाए, अपनी एक्सरसाइज बढ़ा दी जाए या थोड़ा सा हम मॉडरेट हो जाएं अपनी हेल्थ के हवाले से, तो हम बहुत से मसले मसाइल से बच सकते हैं। जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे मीज़ल्स के हवाले से, खसरे के हवाले से। खसरा जब माइंड में आता है तो सबसे पहले छोटे बच्चे हमारे माइंड में आते हैं कि ये बीमारी सिर्फ बच्चों की है, ये बच्चे ही इससे इफेक्ट होंगे, उनकी वैक्सीनेशन करा दें तो ख़तरे की घंटी जो है वो दोबारा नहीं बजेगी। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि खसरे की वैक्सीनेशन होने के बावजूद 9 मंथ में ये बच्चे की होती है, 9वें महीने में उसको टीका लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी ख़तरा रहता है। हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। आफ्टर 30 या हामला ख़वातीन, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, उनमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनमें भी मीज़ल्स हो सकते हैं। हम इस वायरस से किस तरह से बच सकते हैं, एहतियाती तदाबीर क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये सब हमें बताएंगी वर्दा निसार। अस्सलाम वालेकुम वर्दा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र। वर्दा, जब हम खसरे की बात करते हैं, बहुत से लोगों के माइंड में चीज़ें मिक्स होती हैं, जैसे चिकन पॉक्स है, मलेरिया है, डिफरेंट चीज़ें हैं। हमने आपस में बहुत सी बीमारियों को मिक्स कर दिया हुआ है क्योंकि उनके थोड़े बहुत सिम्टम्स मिलते जुलते होते हैं। तो बेसिकली खसरा है क्या? देखिए मिस फिज़ा, जिस तरह बिल्कुल मिस फिज़ा ने बिल्कुल सही कहा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो मीज़ल्स से रिलेटेड है, वो खसरे से रिलेटेड है। लोग ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं चिकन पॉक्स से। तो देखिए, मीज़ल्स जो है उसको हम रेड मीज़ल्स भी कह सकते हैं, इंग्लिश मीज़ल्स भी कह सकते हैं, या हम उसको उर्दू में हम खसरा कहते हैं। जब हम चिकन पॉक्स की बात आती है तो वो लाकड़ा काकड़ा होता है। जब हम स्मॉल पॉक्स की बात करते हैं तो वो चेचक होती है। अगर मिस फिज़ा हम बात करें चिकन पॉक्स की या स्मॉल पॉक्स की या मीज़ल्स की, तो हम जब भी कोई बीमारी आती है, उसकी वबा आती है, तो उसको हम डिवाइड करते हैं। एक तो होता है डिज़ीज़ कंट्रोल। डिज़ीज़ कंट्रोल एक ऐसा मरहला होता है जिसमें हम उस बीमारी को कंट्रोल करने के उसमें होते हैं, फेज़ में होते हैं। जैसा कि हमारा कोविड-19 का ही केस आ गया, हम डिजीज़ कंट्रोल की फेज़ में हैं कि हमने अपने कम्युनिटी से फाइनेंशियल बर्डन ख़त्म करना है, हमने उसकी इंसिडेंट्स, उनके हम केसेस कम करने हैं, यानी कि जो न्यू अक्रंस केसेस हो गए। अगर मीज़ल्स की बात करूं या बात करूं पोलियो की, तो वो हमारा डिज़ीज़ एलिमिनेशन की फ़ेज़ में होता है। डिज़ीज़ एलिमिनेशन वाली बीमारियां होती हैं, यानी कि कुछ रीजन्स में वो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कुछ रीजन्स में वो अभी भी प्रेवलेंट होती हैं। अगर मैं पोलियो की ही बात करूं तो पोलियो जैसा कि पूरी दुनिया से निकल चुका है, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ 3 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें पोलियो अभी तक है, जैसा कि पाकिस्तान हो गया, नाइजीरिया हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, ये केसेस हो गए हैं। अगर मैं बात करूं डिज़ीज़ इराडिकेशन की, तो डिज़ीज़ इराडिकेशन ऐसी बीमारियां होती हैं जो पूरी दुनिया से टीयर आउट हो चुकी होती हैं, यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती हैं, जिसमें आपका चेचक आ गया, स्मॉल पॉक्स आ गया, कि पूरी दुनिया में अब बिल्कुल भी ऐसे केसेस नहीं हैं। आलमी सेहत इदारा WHO के मुताबिक 1979 वो एक ऐसा साल था जिसमें चिकन स्मॉल पॉक्स जो है वो पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है। तो हमारा जो मीज़ल्स है वो हमारा डिज़ीज़ कंट्रोल नहीं बल्कि डिज़ीज़ एलिमिनेशन की फ़ेज़ में है। हमारे पाकिस्तान में अभी तक ये प्रेजेंट है, लोगों में हो जाता है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी मीज़ल्स के खसरे के चांसेस, अक्रंस जो है, इंसिडेंस रेट जो है वो अभी तक पाया जाता है। ठीक है। अगर आप बात, मिस आपने पूछा मीज़ल्स ये क्या है, तो मिस फिज़ा ये एक एयरबॉर्न डिजीज़ है। यानी कि एक ऐसी बीमारी है जो कि हवा के ज़रिए मुंतकिल होती है। हवा के ज़रिए चाहे आप छींकते हैं, आप खांसते हैं, ये उस तक मुंतकिल होती है। इवन आपकी जो नेज़ल आपकी सिक्रीशंस हैं, जैसा कि हम लोग को फ्लू सिंपल होता है, तो हमारा एक कॉमन मिथ होता है, इवन आजकल की पेंडेमिक की केसेस में भी जो होता है, क्या होता है कि हमारा जो मास्क हम वियर करते हैं या हम अपनी टिश्यू पेपर से अपनी नेज़ल नाक साफ वगैरह कर रहे होते हैं, तो हम टिश्यू पेपर या मास्क हम वहीं फेंक देते हैं। तो वो एक सबसे बड़ा रीज़न होता है। तो ये मीज़ल्स का भी, इसकी अक्रंस जो है, इसकी स्प्रेडिंग जो है, यही रीज़न है कि ये आपकी एयरबॉर्न डिजीज़ है। ये छींकने, ये खांसने, ये आपकी नेज़ल सिक्रीशंस के आपसे ये फैलता है।
ठीक है, तो सबसे बेहतर चीज़ यही है कि हम एहतियात करें। प्रिवेंशन, जिस तरह आपने पहले बताया कि हाँ। देखिए खसरा को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जब डिस्कस अभी हम यही कर रहे थे कि जब प्रेग्नेंट होती है तो जिस तरह आपको या मुझे हमें बचपन में वैक्सीनेशन लगी होगी, हाँ। तो उसमें हमारी जिस्म में एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं। जब एक हामला ख़वातीन होती है तो उसके प्लेसेंटा के थ्रू ही माँ बच्चे में अपनी वो एंटीबॉडीज़ मुंतकिल कर देती है। तो वो 6 महीने तक तो वो एंटीबॉडीज़ बच्चे के जिस्म में रहती है, वो 6 महीने तक उसको प्रिवेंट करता है। लेकिन 9वें महीने में, 9th मंथ में, 15वें 15th मंथ में बच्चों को जो है इसकी वैक्सीनेशन दी जाती है। वक्त के साथ 9वें महीने तक जाते जाते वो वीक होना शुरू हो जाएंगे, उनका असर ज़ायल होना शुरू हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि 9वें महीने में बच्चे को खसरे की वैक्सीनेशन। इवन डेवलप कंट्रीज में मिस फिजा 6 साल में भी बच्चे को लग रही होती है। हाँ। जिस बच्चे ने इंटरनेशनल ट्रेवल करना हो उसको भी लग रही होती है। ठीक है, बट क्वेश्चंस की तरफ आना चाहूँगी। वहाब चौधरी साहब हैं जी, वेलकम। वहाब ये पूछ रहे हैं खसरे के दौरान गर्म अशिया खानी चाहिए या ठंडी, क्योंकि ये मिथ्स हैं हमारे यहाँ पे बहुत हैं जी। अब इसको ठंडा तो बिल्कुल भी ना दो, ये मजीद फैल जाएगा क्योंकि बॉडी पे वो जो रैश आ जाते हैं। और साथ में इनका दूसरा क्वेश्चन भी है, क्या खसरा ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही होता है? देखिए खसरा जो होता है वो दोबारा भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपको बताया जैसा कि बच्चों में तो खसरा होने के चांसेस होते ही हैं। ठीक है, जो बच्चे 20 साल की उम्र से ज़्यादा होते हैं उनको भी खसरा हो जाता है, इवन उनको वैक्सीनेशन भी लगी हुई हो बचपन में या ना लगी हो। ठीक है, उस मतलब हो जाता है। इवन जो हामला ख़वातीन होती हैं, जो दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं, ये कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनमें आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। HIV एड्स के केस में भी आपको खसरा मीज़ल्स हो सकते हैं। जो लोग कैंसर के मरीज़ होते हैं या जो ल्यूकीमिया के केस होते हैं या जो कीमोथेरापी ले रहे होते हैं उनको भी खसरा दोबारा हो सकता है। ठीक है, जिनकी इम्यूनिटी किसी ना किसी वजह से लो हो रही होती है उनमें ये चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन जो लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो लोग रिमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में, इवन या अगर आपको मिर्गी का मर्ज है उसमें डॉक्टर आपको स्टीरॉइडल ट्रीटमेंट दे रहा होता है, दैट इज़ वेरी एसेंशियल और बिल्कुल सही दे रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर जो दवाई तो आपको दे रहा है वो छोड़ दें कि हमें कोई और मसला ना हो जाए, लेकिन वो उस मर्ज के लिए ज़रूरी होती हैं। तो जितनी भी आपको स्टीरॉइडल ट्रीटमेंट्स होती हैं उसमें आपका जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होता है वो कम हो जाता है और आपको इस तरह के जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वो होने के चांसेस वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है जी, हमारे साथ मोहम्मद आरिफ हैं, सैफुल्ला सैफ हैं, हमना रज़ाक हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। आदिल खान है, ये इस्लाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। ये पूछ रहे हैं जी खसरा होने की अलामात क्या हैं, सिम्टम्स के हवाले। देखिए इसको अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स में तो इसके सिम्टम्स को हम खसरे के हम डिवाइड करते हैं फेजेस में। हाँ। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है यानी कि एक ऐसा पीरियड जिसमें वायरस जिस्म में एंटर हुआ और अपने सिम्टम्स दिखाना शुरू हो जाता है। सिम्टम्स एक ऐसी अलामात होती हैं जो बंदा खुद फील करता है। साइंस वो होते हैं जो आपका डॉक्टर या आपका फिजिकल जो आपका जो एग्जामिन कर रहा है, कोई भी डॉक्टर हो, पैरामेडिक स्टाफ हो, वो आपको बताता है। इसको हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं मिस फिजा। सबसे पहले तो ये वायरस जिस्म में गया उसके 10 या 12वें दिन में ये वायरस जो है, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है, ये अपने सिम्टम्स दिखाना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब सिम्टम्स जब स्टार्ट 10 से 12 दिन में ये सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। इस वायरस की साइकिल जो है वो 7 से 10 दिन तक है, यानी कि ये 7 से 10 दिन तक लाजमी जिस्म में रहेगा, अपनी साइकिल कंप्लीट करेगा और खुद ब खुद वो ख़त्म हो जाएगा। अब सिम्टम्स की जहाँ तक मैं बात करूँ, 3 फेजेस में मैंने सिम्टम्स बता दिए। पहली फेज में यानी कि जो फर्स्ट सिम्टम है वो बच्चे में या कोई भी बड़ा जब खसरे के अलामात हैं उसको बुखार होगा, उसको फीवर होगा। अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड की फ़ीवर की बात करूं तो वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड आपका जिस्म का दर्जा हरारत होगा। अगर मैं फ़ारेनहाइट की बात करूं तो वो 104 फ़ारेनहाइट आपका बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा। उसके बाद आपको गला ख़राब होगा, आपको खांसी आएगी और तीसरा जो सिम्टम है वो आपका ये है कि आपका नाक बहेगा, रनी नोज। ठीक है, ये आपके फर्स्ट सिम्टम्स हैं। दूसरा जो सिम्टम है इसका ये होता है आपको कॉप्लिक स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं जो कि 3 से 2 दिन तक आपको बनते हैं। अब वो कॉप्लिक स्पॉट्स क्या होते हैं कि जब आप अपने बच्चे का या किसी का भी मुंह खुलवाएंगी, एग्जामिनेशन जब आपकी ओरल एग्जामिनेशन होगी तो जो आपकी जो पीछे वाली जो दाढ़ है उसकी जो चीक आपका म्यूकोजा है, ठीक है, उसमें आपको सफ़ेद रंग के छोटे छोटे
दाने से नुमायां हो हाँ। जाएंगे, सैंडी ग्रेन्स होंगे, जिसकी रिम्स जो होंगी वो लाल रंग, सुर्ख रंग की होंगी, यानी कि वो आपकी गाल के अंदर वाले हिस्से में बनना शुरू हो सिर्फ जाएंगे। वो इनसाइड बनेंगे, अब पूरी बॉडी पर रेड कलर के आएंगे? वो अभी नहीं आएंगे, वो ये अभी मैं आपको सेकंड सिम्टम बता रही हूँ, ठीक है। थर्ड सिम्टम जो है वो आपको 3 से 4 दिनों बाद या 5 दिनों बाद होता है, वो होता है रैश। ठीक है। वो होते हैं फ्लैट रेड रैशेस बनते हैं, यानी कि वो बिल्कुल, वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, वो आपके कान के पीछे से बच्चे से बनना शुरू हो जाएंगे। और वो मिस फिजा, ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि मीज़ल्स वायरस को हम इतना ख़तरनाक करते हैं कि वो 1 घंटे के अंदर अंदर वो कान से शुरू होता है। सबसे पहले वो कान से स्टार्टिंग उसकी एयर है, उसके बाद वो गर्दन और वो नेक, ये सर की तरफ जाता है, और वो पूरी बॉडी की तरफ वो रैश फिर फैलना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसका सिम्टम है। इसके जिस तरह मैंने आपने चिकन पॉक्स का देखा था, तो चिकन पॉक्स में आपके जो फ्लैट रैशेस नहीं बनते, चिकन पॉक्स में आपके जो लाकड़ा काकड़ा होता है उसमें बच्चे के पॉस्ट्यूल्स बनते हैं, प्रोट्यूड दाने होते हैं, जो कि जिसके अंदर आपको प्रॉपर आपको नजर आ रही होती है, सिक्रीशंस नजर आ रही होती हैं। लेकिन आपके खसरे में, मीजल्स में आपके सिर्फ फ्लैट लाल रेडनेस रैशेस बनेंगे, ठीक है। वो रैश आपके पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। तो ये सिम्टम्स होते हैं मीजल्स के। वर्दा, हमारे यहाँ पे मिथ है, मैं तो इसको मिथ ही कहूँगी क्योंकि साइंटिफिकली जो प्रूव चीज़ नहीं है तो वो मिथ्स में ही आती है। हमारे यहाँ पे किसी भी बच्चे को मीजल्स हो जाए तो सबसे पहले, क्योंकि गर्मियों में नॉर्मली मैंने देखा कि ज़्यादा, और इसको एसी में ना रखो, इसको पंखे की डायरेक्ट हवा ना लगने दो, इसको गर्माइश में रखो। एक ऑलरेडी बच्चा पेन में है और ऊपर से ये सब चीजें, तो ये है कोई? देखिए, मीजल्स का ये एक और सिम्टम जो जिस तरह आपने बताया कि मैंने आपको कहा था कि बुखार होता है। हाँ। अगर आप बुखार में क्या होता है कि बुखार के केस में बच्चे का एक तो इवेपोरेटिव लॉस बहुत होता है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट, सांस लेने का अमल जो होता है वो तेज हुआ होता है। हाँ। अगर आप बच्चे को या किसी बंदे को और गर्मी में रखेंगे तो बेचारे का एक तो बॉडी टेम्परेचर पहले ही गर्म हुआ हुआ है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचा हुआ है। तो गर्मी के केस में और तेज जिस्म गर्म होगा और आपकी जो सांस लेने का अमल तेज होगा, पसीने से आपका जो इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है वो ज़्यादा होगा, बॉडी डिहाइड्रेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जब मीजल्स की जब हम मैनेजमेंट की तरफ आएंगे तो सबसे पहला एज अ न्यूट्रिशनिस्ट या एज अ डॉक्टर कोई भी होगा वो आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगा, आपके फ्लूइड बैलेंस करवाएगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन था कि गर्मी में आ गई मीजल्स हुए में तो और गर्मी में रखो, एक ईचिंग हो रही होती है, इरिटेशन हो रही होती है, और ऊपर से कहा जाता है कि इसको गर्म जो एसी वाला ब्लैंकेट है उसमें ढांप के रखो, ढक के रखो, इसको हवा ना पड़े डायरेक्ट, नहीं तो ये हवा पड़ने से मजीद फैलेगा। देखिए, दूसरा ये होता है कि आपने इचिंग की बात की है, जो मीजल्स होते हैं उनमें रेयर खुजली या खारिश जो होती है पेशेंट को बहुत कम होती है। जब आपको चिकन पॉक्स लाकड़ा काकड़ा होगा उसके सिम्टम्स में आता है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा खारिश हो रही होती है, और वो छिल भी जाते हैं, वो छिल जाते हैं और वो स्प्रेड इस तरह से होते हैं, क्योंकि उसका फ्लूइड फिर वो फैलना शुरू हो जाता है और वो उसके निशान भी लॉन्ग टर्म रहते हैं, और कुछ लोगों के साथ तो वो सारी जिंदगी वो उसके निशान जो है रहते हैं। अब निशान की भी बात एक और दिमाग में आ गया कि जो मीजल्स जब जा रहा होता है तो उसका होता है कि जो आपके जो सुर्ख रंग के रैशेस हैं वो तब्दील हो जाते हैं ब्राउन रैशेस में। तो ये फेज है कि आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि आपका जो मीजल्स है वो खत्म होने की फेज में है। ठीक है जी। अदील खान है, ये पूछ रहे हैं, मुश्तबा अब्बास हैं, ये कह रहे हैं जी मीज़ल की वैक्सीनेशन के हवाले से बता दें। वर्दा, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अभी थोड़ी देर पहले ही कि मीज़ल्स की कोई भी आप फुली ये नहीं कह सकते कि ये वैक्सीनेशन है, ये करवा लें तो इसके बाद 100% श्योरिटी के नहीं होगा। मीज़ल्स की जो मुश्तबा का क्वेश्चन है, मीज़ल्स की वैक्सीनेशन से रिलेटेड वो ये है कि आपने बच्चे को फर्स्ट 6 मंथ्स वीक्स में आपने कुछ नहीं लगवाना। आपका ये होता है कि 9वें जो महीना जो होता है बच्चे का, या आपका जो 12वां महीना होता है, 15वां महीना होता है, तब बच्चे को आप अपने मीजल्स आप अपनी वैक्सीनेशन लगवाते हैं। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है आप WHO, यूनिसेफ या आप अपने CDC के मुताबिक आपकी वैक्सीनेशन चार्ट्स होता है। बच्चों के शुरू के महीने में आप बच्चे को हेपेटाइटिस की, बच्चे को टेटनस की, बच्चे को TB की, बच्चे को हेपेटाइटिस की,
इन्फ्लुएंज़ा की ये वैक्सीनेशन लगवाते हैं, लेकिन जो मीज़ल्स की वैक्सीनेशन होती है वो बच्चे को जब बच्चा 9th मंथ में होता है मुश्तबा, तो हम तब वैक्सीनेशन रिकमेंड करते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसकी 3 डोजेज़ होती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में हम ज़्यादातर 2 दे देते हैं, या तो हम 9वें महीने में बच्चे को लगा देते हैं उसके हिफाजती टीके, या उसको हम 15th मंथ में लगा देते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ में बच्चे को 6 इयर्स में भी लगाई जाती है। तो ये जो है, और दूसरा वैक्सीनेशन जो होती है वो आप IM लगाते हैं, यानी कि आप इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। वैक्सीनेशन के बाद कुछ बच्चों में, क्योंकि इसकी एक्टिव वैक्सीनेशन होती है, इसके बाद बच्चे को बुखार वगैरह होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि वैक्सीनेशन का कोई असर हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। हर वैक्सीनेशन के बाद कुछ ना कुछ सिम्टम्स जो होते हैं, साइंस जो होते हैं वो आते हैं। तो आई थिंक मुश्तबा का क्वेश्चन क्लियर हो गया। जी बिल्कुल। हमारे से मोहसिन अली हैं, हाकिम हाशिम अली कादरी हैं, सलमान जंजोआ साहब हैं, मोहम्मद आरिफ है, अप्रिशिएट कर रहे हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया। और आज हम मीज़ल्स के हवाले से, खसरे के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपके कोई कंसर्न है, आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, या आप कोई सवाल है, कोई मिथ है, उसको क्लियर करना चाह रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। सादत अली खान साहब हैं, वेलकम सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, अप्रिशिएट कर रहे हैं ये भी। और वरना मेरे माइंड में ये था कि हम विटामिन ए को बहुत फोकस कर रहे होते हैं, ये मीजल्स हो गया तो इसको विटामिन ए के सोर्सेज बढ़ा दिए जाए। तो बेसिकली इसके सोर्सेज क्या और किस तरह से हम देखिए, अगर हम लोग न्यूट्रिशन की अगर बात करें, विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन, विटामिन ए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि स्किन में पड़ने वाले जो रैश होते हैं उसको अब जाना तो होता है। विटामिन ए जो होता है आपकी स्किन एपिथेलियम के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसकी रीजनरेशन करवाती है। निशान जो अगर आप चाहते हैं कि वो ना पड़े, तब आपको विटामिन ए के डोजेस देने चाहिए। अगर आपने विटामिन ए के डोजेस पूछ ही लिया है या विटामिन ए का पूछ लिया है, तो बताती चलूँ, वैसे आप 900 इंटरनेशनल या 700 इंटरनेशनल यूनिट, 770 तक आप हामला खवातीन को देते हैं। अगर किसी बच्चे को खसरा मीज़ल हो गया है तो आप 450 या 500 इंटरनेशनल RAE रेटिनॉल एक्टिविटी इक्विवेलेंट के आप विटामिन ए दे सकते हैं। विटामिन ए के अगर आप सप्लीमेंटेशन ना लगवाएं तो आप विटामिन ए के जो ग़िज़ाई ज़राए होते हैं वो आप कंज्यूम कर सकते हैं, जिनमें आपका हरे पत्ते वाली सब्जियां आ जाती हैं, यानी कि पालक आ रही है, सलाद के पत्ते वगैरह आ रहे हैं, वो चीज़ अच्छी है। आपकी गाय की कलेजी अच्छी है, आपकी खुबानी आजकल आ रही है, आपका आलू बुखारा आ रहा है, दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। फिर उसके साथ साथ आपका शकरकंदी जो आ रही है वो बहुत अच्छी सोर्सेज है। गाय की कलेजी जो है उसमें एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए होता है, तो आप विटामिन ए इसलिए ज़रूरी है। इसी तरह आपने विटामिन ए का पूछ लिया है, तो विटामिन ए के साथ साथ विटामिन सी का रोल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि विटामिन सी जो होता है, ये जो वायरस होता है, इसके एक और सिम्टम ये है कि आंखें जो हैं आपकी सुर्ख होती हैं, जो कि चिकन पॉक्स के सिम्टम में नहीं होता। आंखें सुर्ख होती हैं, कंजक्टिवाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आंखों की ये मैकुलर डीजेनरेशन या आपकी कंजक्टिवाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए आपको विटामिन सी से भरपूर जो खुराक है वो लेनी चाहिए। आपकी इम्यूनिटी को भी बेहतर बनाएगी। एग्जैक्टली, आपकी इम्यूनिटी को भी, हाँ, इम्यूनिटी को भी बेहतर बनाएगी और आपके जो आंखों के मसाइल होते हैं उनको बस बचाती है। विटामिन सी के जो जराए हैं मैं आपको बताती चलूँ, आजकल शिमला मिर्च आ रही है, वो बेस्ट सोर्स है। विटामिन सी अगर बहुत ज़्यादा बात करूँ तो हम, आपको याद है मिस फिजा, हम कहते थे कि जिनको बच्चों को पिंपल्स या एक्ने का इशू होता है तो करेले का पानी पिलाओ या नीम का पानी पिलाओ, कड़वा खत्म करेंगे, क्योंकि उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, करेले में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। तो अमरूद ठीक है, शिमला मिर्च की जिस तरह मैंने बात की, नींबू की बात की, तुर्श फल, तो सिट्रस फ्रूट तो कहते ही हैं हम कि विटामिन सी का बेहतरीन जरिया है। लेकिन ये कुछ और जराए हैं अगर आप जिनसे आप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखा है कोई भी पेंडेमिक होती है ना, या कुछ भी जिस तरह आज के केसेस में देख लें, तो वो उस चीज़ की मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। लेमन चीज़ से रिलेट कर देते हैं ना, आप पपीता खाएं, ये तो भाग जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्योंकि जब मुझे याद है डेंगू आया तो हमें पपीते के रेट्स इतने हाई कर दिए, और पपीते के इवन पत्ते भी पत्ते भी हमने तो उबाल के पी छोड़े कि इससे नहीं होगा। एग्जैक्टली तो ये आज कहना चाहती हूँ कि ये अगर आप इस तरह की कोई भी पेंडेमिक सिचुएशन या एपिडेमिक सिचुएशन आती है, तो आपकी न्यूट्रिशनिस्ट इज़ द राइट पर्सन, वो आपको बताएगी कि भाई विटामिन सी का एक ज़राए नहीं है।
विटामिन सोर्सेज सी हैं, आपको एक सूट नहीं कर रहा, आप नहीं, दूसरे पे जा सकते हैं। आप दूसरे पे जा सकते हैं, तो आप बहुत सारे मुख्तलिफ सोर्सेज से आप विटामिन सी जो है ले सकते हैं। तो विटामिन सी के मैंने आपको सोर्सेज ही बता दिए। ठीक है जी, आपके पास बहुत वैरायटी है माशाल्लाह से, कुदरत ने इतनी चीज़ें हमारे पास इतने डिफरेंट मीडियम्स दिए हैं कि अगर आपको एक चीज़ से सूट नहीं कर रही, क्योंकि हर ह्यूमन बॉडी है, कुछ चीज़ें आपको सूट करती हैं या नहीं करती, तो आप एक से दूसरी से तीसरी वैरायटी पे जा सकते हैं। बहुत चीज़ें हैं हमारे पास, फलों में, सब्जियों में लॉट ऑफ वैरायटी, और गर्मियों में तो ये वैरायटी मजीद बढ़ जाती है। और दूसरा मिस फिजा, एक और मैं इसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिस तरह मुश्तबा का क्वेश्चन वैक्सीनेशन से रिलेटेड था। मीजल्स जो था ना, वो 1912 में सबसे पहले नोटेबल हुआ कि हाँ कोई एक बीमारी है। वैसे तो 1757 में कह दिया था कि मीजल इन्फेक्शन है, लेकिन एक इसको नोटिफाइबल यानी कि जब इसके इंसिडेंस, इसके केसेस ज़्यादा होना शुरू हुए तो ये 1912 में हुआ। ठीक है 1912 में यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ने कह दिया कि मीजल्स खसरा एक बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा फैल रही है, और इतने 120 बिलियन लोग अफराद जो हैं पूरी दुनिया में इसका शिकार हो चुके थे, क्योंकि अभी तक वैक्सीनेशन मौजूद ही नहीं थी। अब 1912 में देखें कि ये नोटिफाइबल हुई। 1945 में एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 13 साल के बच्चा, डेविड नाम था उससे, उसके खून से इसका वायरस एक्सट्रैक्ट किया। देखिए 12 में हुआ, 45 में सिर्फ खून से एक्सट्रैक्ट हुआ, अभी वैक्सीन बनी नहीं है, इतना ड्यूरेशन गुजर गया इस वायरस का। 1963 में जाके इसकी वैक्सीनेशन आई है। मतलब जो बीमारी 1757 में हुई हुई है और उसकी वैक्सीनेशन आ गई 1963 में आई है, उसके बाद जब इसकी वैक्सीनेशन आई है तो लोगों ने इसको लगवाना शुरू किया, तो तभी जाके इसकी डिजीज कंट्रोल के फेज से निकल गई। 5 से 6 दहाइयाँ, और अब हमारे इधर से कोई बीमारी आती है और हम सबसे पहले पूछते हैं इसकी वैक्सीन कब बनेगी, हमें वैक्सीनेशन चाहिए, रातों रात हमें वैक्सीन चाहिए। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जब वायरस, कोई भी वायरल डिजीज है, तो उसका वायरस वक्त के साथ मौसम की हिद्दत के मुताबिक स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता है, तो वैक्सीन बनाना या वैक्सीन को मार्केट में लाना या लॉन्च करना उस तरह से इतना आसान नहीं होता। म्यूटेशन होती है ना, एक चीज होती है कि वायरस म्यूटेट करता रहता है, उसके स्ट्रेन्स वेरी करते रहते हैं, ठीक है ना। तो कुछ वायरस में ऐसी सकत होती है कि वो अपनी म्यूटेशन अपनी चेंज करके अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेगा। तो अगर उसका स्ट्रेन, अगर एक वैक्सीन उस स्ट्रेन के लिए उस पर असर नहीं कर रही, तो क्या पता दूसरे पे कर ले। तो इस तरह उसकी वैक्सीनेशन के मेथड जो होता है ना, ये प्रोसीजर, इट टेक्स टाइम के वो निकलने में, क्योंकि हम लोगों को तसल्ली होती है कि वैक्सीन मिल जाएगी ना तो बस हम फिर सेव हैं। एहतियात हमें सेव करेगी, एहतियाती तदाबीर हमें सेव करेगी। साहब ये भी तो देख लेना कि वैक्सीनेशन पोलियो की भी आ गई है, वैक्सीनेशन मीजल्स की भी आ गई है, लेकिन फिर भी मीजल्स हो गया, पोलियो हो गया, पाकिस्तान में अभी तक है। 3 कंट्री मैंने आपको बताए, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, 1 से 3 ऐसे ममालिक हैं जिसमें अभी तक पोलियो जो है वो नहीं किया। ऑल द वैक्सीनेशन हुई है, लेकिन कुछ लोगों के मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, वैक्सीनेशन से रिलेटेड होते हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा, मतलब जब तक देखें आप अपने डॉक्टर पे फुली ट्रस्ट नहीं करेंगे ना, आपका डॉक्टर आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। कभी कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि मेरा पेशेंट जो है वो मर जाए, इस तरह से कोई हालात आ जाती हैं। हमेशा किसी एक इंसान की बेहतरी के लिए दवाइयाँ बनाई जाती हैं, उसकी वैक्सीनेशन बनाई जाती है। आज हम जिस प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो प्रिवेंटिव साइड, हम प्राइमरी प्रिवेंशन हम आपको बता रहे हैं, हम आपको सेकेंडरी प्रिवेंशन बता रहे हैं कि देखिए ये चीज़ आप एहतियाती तदाबीर करेंगे तो एक बीमारी आपको नहीं होगी, और अगर आपको बीमारी हो भी जाती है तो योर डॉक्टर इज द राइट पर्सन कि वो आपको वैक्सीनेशन या उस चीज़ की दवाइयों के बारे में सही गाइड कर सके। ठीक है जी, वैक्सीनेशन की ही हम बात कर रहे हैं। अबीर ज़िया हैं, ये पूछना चाह रहे हैं जी, मीजल से हट के मेरा थोड़ा क्वेश्चन है, न्यूली बॉर्न बेबीज को हिफाजती टीके लगवाना कब से शुरू करना चाहिए? देखिए न्यू बॉर्न बेबी, ज़िया नाम है। देखिए ज़िया, जब आप हिफाजती टीकों का चार्ट देखते हैं ना, तो सबसे पहला जो उसकी, जैसा ही बच्चा पैदा होता है, पैदाइश के फौरी बाद उसको BCG होता है, आप उसको जो TB वगैरह होती है इसकी वैक्सीनेशन आप करवाना शुरू हो जाते हो। आप उसको टेटनस का लगाना शुरू हो जाते हो। उसके बाद आप उसको हेपेटाइटिस, कुछ वीक्स के बाद उसको आप हेपेटाइटिस का, उसके बाद आप उसको MMR, जो आपको मीजल्स, मम्स और रुबेला का एक कंबाइंड वैक्सीनेशन होती है, वो आपको पहले 9वें महीने में जाके लग सकती है। लेकिन इससे पहले जो है वो फौरन, पैदाइश के फौरन बाद TB, हेपेटाइटिस, डिफ्थेरिया, आपके टेटनस, आपके हेपेटाइटिस के इंजेक्शन, ये वैक्सीनेशन आपको लगवानी चाहिए। जी बिल्कुल।
सादत अली खान हैं और हकीम हाशिम अली कादरी साहब हैं, इनके क्वेश्चन सेम हैं तो मैं साथ में दोनों के लेना चाहूँगी। ये कह रहे हैं खसरे के मर्ज में कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जा सकती हैं? देखिए, खसरे के मर्ज में जो ग़िज़ाएँ हैं, सबसे पहले कुछ वाइटामिन्स, कुछ मिनरल्स और कुछ पॉलीफिनोल्स। लेट अस डिवाइड दिस। वाइटामिन्स में सबसे पहले विटामिन ए का मैंने आपको बता दिया, हाँ। स्किन रैशेस के लिए सही होता है। विटामिन सी मैंने आपको बता दिया। एक तो ये सम विटामिन्स हैं, ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ाते हैं और कौन कौन सी चीज़ें बताते हैं। विटामिन सी जो है आपको खसरे से होने वाले जो कंजक्टिवाइटिस, आँखों के मर्ज है, उससे बचाती है। ठीक है। विटामिन ई, विटामिन डी, ये आपके इम्यून मॉड्यूलेटर्स हैं, यानी कि ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करते हैं। ये आपको और भी जो आपकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, इससे बेहतर करता है। दूसरा आपका विटामिन B12। खसरे में सबसे बड़ा जो इशू होता है वो ये होता है, अब मैं आपको मैनेजमेंट नहीं बताऊंगी, कि जब एक बच्चा खसरे का शिकार होता है तो उस खसरे का जो वायरस होता है वो उसके बोन मैरो, उसकी रीढ़ की हड्डी पे जाके इफेक्ट करता है। हाँ। बोन मैरो ने आपके खून के खुलियात, सिर्फ खुलियात बनाने होते हैं। ठीक है। खसरे के बच्चों को खून की कमी का शिकार, खून की कमी यानी कि एनीमिया का होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसमें आपको विटामिन B12 यानी कि कोबालामीन, उसमें आपको आयरन रिच फूड जो हैं वो देने चाहिए। और जब आपका बच्चा किसी को भी खसरा हो तो उसका CBC लाजमी करवाएं। हाँ। CBC में आपके RBCs आ जाते हैं, आपके WBCs आ जाते हैं, आपके ESR, ये 3 चीज़ लाजमी चेक करवाएं। दूसरा जो विटामिन है वो आपको मैंने विटामिन B12 बता दिया। नाउ कम टू द मिनरल्स, जो मादनियात होते हैं, उसमें आयरन, जो मैंने आपको एनीमिया से बचने के लिए बताया। उसके बाद आपके लिए जिंक रिच फूड्स जो होते हैं, जिस तरह के आपके शेल नट्स हो गए, आपके खुश्क मेवाजात हो गए, आपकी मछली हो गई, वो जिंक के बेस्ट सोर्स हैं, ये चीज़। उसके बाद आपको सिलीनियम रिच फूड्स लेने हैं, ये आपके मिनरल्स हो गए हैं। ठीक है। कुछ आपके पॉलीफिनोल्स आते हैं सॉरी, जिनमें आपके कैटेकिन्स आ गए, जिनमें आपके पॉलीफिनोलिक एसिड्स आ गए, ये होते हैं। दूसरा, अगर मैं आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करूं, सादत और जो हकीम साहब थे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके आ जाते हैं प्रोटीन्स, लहमियात, वो बहुत ज़रूरी है। लहमियात की कौन कौन सी ज़राए ज़रूरी हैं? लहमियात, एक आप गोश्त, ठीक है, मीट प्रोडक्ट से भी हासिल कर सकते हैं। लहमियात आप जो है वो दालों से भी हासिल कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ें कंसिडर करें। जब खसरा हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को यखनी पिलाएं, क्योंकि आप उसका एक लिक्विड फेस का भी पोर्शन भी पूरा कर रहे हैं और दूसरा आप उसका प्रोटीन सोर्स भी पूरा कर रहे हैं। अगर मैं फैट्स की बात करूं तो फैट्स जो हैं आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ऑल्दो ओमेगास की भी टाइप होती हैं, ओमेगा 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, लेकिन ओमेगा 3 जो है जिसमें आपका EPA आ जाता है, DHA और ALA आ जाता है, इसमें आपको ग़िज़ाई ज़राए ज़रूर बता देती हूँ, जिनमें आपके सैफफ्लावर ऑयल, आपके अलसी के बीज का तेल, आपके सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल जो होता है, आपका सरसों का तेल जो होता है, आपके वॉलनट्स, अखरोट जो होते हैं, आपके वॉलनट्स, अखरोट और आपके आलमंड्स, ये गुड सोर्स हैं ओमेगा 3 के। आपके जो फैटी फिश होती है या फिश ऑयल, मछली का जो तेल होता है, ये आपको ओमेगा 3 देते हैं। तो ये इस केसेस में आपका जो होता है, आपका ओमेगास का भी सोर्सेज से पूरा हो जाएगा और साथ साथ आपके इम्यूनिटी बूस्ट भी हो गया। तो ये कुछ न्यूट्रिएंट्स के वैरायटी थी जो मैंने आपको बताया कि जो खसरे में ज़रूरी अहम होते हैं। ठीक है जी। सादत अली खान है, इनके 3-4 क्वेश्चन साथ में ही। ये कह रहे हैं खसरे का मर्ज बच्चों पर ही ज़्यादा हमलावर क्यों होता है? खसरे का इलाज सिर्फ क्या ग़िज़ा से ही मुमकिन है? और खसरे से हम कैसे बच सकते हैं? और खसरा क्या एक मरीज से दूसरे मरीज में मुंतकिल हो सकता है? सादत ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं। और सबसे पहले बच्चों का बता दीजिएगा, बच्चों पर ज़्यादा क्यों होता है? बच्चों पे देखिए, जब सादत बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है, मैंने स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि जब एक माँ हमल में होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो वो अपनी एंटीबॉडीज ट्रांसफर कर देती है। वो एंटीबॉडीज 6 महीने तक तो सही होती है, लेकिन उसके बाद वो खत्म हो जाती है। तो उसके बाद आपको प्रिवेंशन, अब आपका क्वेश्चन आया प्रिवेंशन का। सादत, प्रिवेंशन मेजर्स लेने के लिए सिर्फ ग़िज़ा नहीं, देखिए ग़िज़ा जो है उसका सपोर्टिव, खसरा होने के बाद उसका सपोर्टिव केयर है। सादत, उसके लिए आपको प्रिवेंशन, एहतियात की ज़रूरत है। और जो मुश्तबा का क्वेश्चन जो था वैक्सीनेशन से, तो वो मैं आपको उससे रिलेट करती हूँ। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन आती है। तो खसरे से बचा कैसे जाए? खसरे से आपको वैक्सीनेशन के ज़रिए बचा जा सकता है।
तीसरा आपका सवाल था कि क्या खसरा एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल होता है। तो खसरा जो है इज़ अ हाईली कंटेजियस इन्फेक्शन जो कि खांसने, छींकने या आपकी नेजल सिक्रीशन से एक बंदे से दूसरे बंदे को मुंतकिल हो जाता है। खसरा वायरस को स्ट्रॉन्गेस्ट वायरस इसलिए कहते हैं कि अगर आप एक कमरा है उसमें अगर आप 30 लोग बिठा दें, अगर किसी एक बच्चे को भी खसरा होगा तो 90% केसेस है कि वो सबको खसरा होगा। ठीक है, इवन आप बहुत प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स भी ले लो तो इतना ये हाईली कंटेजियस है। तो एग्जांपल अगर एक घर में एक बच्चे को हो रहा है तो फैमिली पूरी साथ में रह रही है तो किस तरह सेल्फ आइसोलेशन, जिस तरह हम कोविड-19 में आइसोलेशन की फेज में जा रहे हैं ना, नॉर्मली छोटे बच्चों को हो रहा होता है तो उनको तो नहीं हम इस तरह से बाउंड कर सकते। लेकिन फिर मसला यही आता है ना कि जो दूसरे बच्चे होते हैं, छोटे बहन भाई होते हैं, उनको भी खसरा हो जाता है। हाँ, ये देखा गया कि घर में जब एक को होता है तो वो दूसरे, जब आप प्रॉपर आइसोलेशन का फेज नहीं रखोगे, चाहे इवन आप कोविड-19 की ही बात कर लें तो उसमें भी वायरस है। अब वायरस को हम रोक तो नहीं सकते कि नहीं तुमने इस जिस्म में नहीं मुंतकिल होना। उसने तो जहां पर अपना वो टारगेट देख लेना है, पोस्ट देख लेना है, उसने तो वो अटैक कर देना है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। खसरे का जो वायरस है जो RNA सिंगल स्ट्रैंडेड है उसने मुंतकिल होना है। तो ये जो है इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं। जी बिनते तौफीक है ये कह रहे हैं खसरा सबको एक बार ज़रूर होता है, ऐसा है कि नहीं है? पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ज़्यादातर लोग जो है खसरे को और चिकन पॉक्स को, ये जो इनका जो क्वेश्चन है ना वो इसलिए है क्योंकि ये भी चिकन पॉक्स और मीजल्स को इंटर रिलेट कर रहे हैं। चिकन पॉक्स का ये होता है कि ज़्यादातर इसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, लेकिन जो मीजल्स है अगर एक दफ़ा हो जाता है और फॉर इंस्टेंस आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो किसी दूसरे ममालिक में, आप किसी के साथ बैठे हुए हो, तो फिर भी इवन आपको वैक्सीनेशन हुई भी है और अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत मुदाफ़ियत कम है तो आपको दोबारा खसरा होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है जी, निसार अहमद साहब हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। मलिक वसीम है, ये पूछ रहे हैं जी इसकी अलामात क्या हैं। वसीम साहब ने आई थिंक हमें अभी ज्वाइन किया, अगर आप स्टार्ट से देख रहे होते तो आपको पता चल जाता है, लेकिन वर्दा अलामात में वसीम सबसे पहले सिम्टम्स को मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया था। बुखार होगा, गला ख़राब होगा, खांसी होगी और आपका आंखें सुर्ख होंगी। ये पहली फेज है, यानी कि ये 1 से 2 दिन में आपको रनी नोज, नाक बहेगा, ये आपकी फर्स्ट फेज है। दूसरा आपको कोप्लिक स्पॉट्स मैंने आपको बताए थे, आप हमारी वीडियो दोबारा देख सकते हैं कि मुंह के अंदर जो है मैंने आपको छोटे छोटे सफेद जर्रों का बताया था, कोप्लिक स्पॉट्स, वो बनेंगे। ये आपकी 2 से 3 दिन में बनेंगे। फिर 3 से 5 दिन में आपकी रेड रैशेस जो हैं, जो कान से स्टार्ट होंगे, जो सर पे और आपकी गर्दन पे जाएंगे और फिर पूरी बॉडीज में हो जाएंगे। ये आपका थर्ड फेज है। तो ये आपके सिम्टम्स हैं इस चीज। ठीक है, और इसका साइकिल 7 डेज में ये ये 10 to 7 डेज में ये आपका निकल जाएगा। लेकिन देखिए हम इसमें सपोर्टिव केयर इसलिए देते हैं क्योंकि ये वायरस ऐसा है कि ये आपको जब होगा तो ये आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट खराब करेगा। ज़्यादातर बच्चों में क्या होता है कि जिनको खसरा होता है उनको डायरिया हो जाता है। अब डायरिया के केस में क्या होता है, यहाँ पर एक न्यूट्रिशनिस्ट का रोल आएगा कि आपने बच्चे के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करवाने हैं। आपने देखना है कि किस तरह से उसमें पानी की कमी तो नहीं हो रही। अगर मीजल्स के केस में आपको डायरिया हो रहा है तो उसमें आपको एज सच डॉक्टर आपका एंटीबायोटिक रिकमेंड नहीं करेगा क्योंकि ये बैक्टीरिया से होने वाला नहीं है, तो वो अपनी साइकिल खुद करेगा। बस इसमें कुछ प्रिवेंटिव सपोर्टिव केयर जो हैं वो ज़रूरी होती हैं। दूसरा ये है कि मिस फिजा, जब एक दफ़ा खसरा हो जाता है तो आपने अपने क्या करवाना है, खसरे में जब आप अपने खसरे की प्रिवेंटिव मेजरमेंट नहीं लेते और सपोर्टिव केयर नहीं लेते तो कुछ बच्चों में या कुछ लोगों में झटके पड़ते हैं, कन्वर्शंस आती हैं। उस केस में आपने अपना CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का आपने अपना टेस्ट करवाना है। हमेशा जब भी किसी बच्चे को खसरा हो जाए उसका कान का टेस्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्योंकि इसके जो दाने जो रैशेस हैं वो कान से शुरू होते हैं, तो कुछ लोगों में जो वायरस है ये कान तक भी पेनिट्रेट कर देता है, तो बच्चों में हियरिंग लॉस जो है, सुनने की अस्पताल जो है वो बनता है। तो अपने बच्चे से पूछे कि तुम्हें आवाज़ सही आ रही है, बार बार ये पूछते रहें। उसका चेस्ट एक्सरे बार बार करवाते रहें कि वो लंग्स तक पेनिट्रेट तो नहीं कर गया, नमूनिया तो नहीं हो गया, क्योंकि नमूनिया ब्रोंकाइटिस खसरे की वजह से आपको नमूनिया ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़, ये प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं ये आपको साथ साथ लेनी चाहिए। 6 वीक गुजर जाएं तो अपने बच्चे का किसी का भी लाजमी TB का टेस्ट करवाएं, ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट होता है वो लाजमी करवाएं।
6 वीक से पहले अगर करवा भी रहे तो फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो नेगेटिव ही आता है। तो 6 खसरा हो जाए, खसरे के 6 वीक्स के बाद अपना टीबी का टेस्ट लाजमी करवाएं, क्योंकि ये इतना मीजल्स इंड्यूस्ड इम्यूनोसप्रेशन इसको इसलिए कहते हैं कि मीजल्स ने क़ुव्वत मुदाफ़त को इतना कम कर दिया कि वो आपको और भी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो अटैक हो सकती हैं। तो टीबी जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो इस मीजल्स की वजह से हो सकती है। तो टीबी का टेस्ट 6 वीक्स के बाद लाजमी करवाएं। ठीक है जी। हकीम हाशिम अली कादरी साहब हैं, ये पूछना चाह रहे हैं आरएनए वायरस है खसरा या डीएनए वायरस? ये आरएनए, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, और ये इसकी रेप्लिकेशन भी हो सकती है जब आप इसका टेस्ट करवाते हैं। दूसरा एक हकीम का जो क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्योंकि देखें डेंगू फीवर हो गया या आपका टॉन्सिलाइटिस में जब स्कारलेट फीवर होता है उसमें भी रैशेस बनते हैं। हाँ। तो ज़्यादातर लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक टेस्ट होता है, पीसीआर टेस्ट होता है, जिसमें IgM एंटीबॉडीज देखी जाती हैं, और वायरस जो, क्योंकि आरएनए जो हकीम का क्वेश्चन था, तो वो आरएनए वायरस के स्ट्रैंड्स मिल जाते हैं। तो पीसीआर टेस्ट के ज़रिए आप अपनी डायग्नोस्टिक टेस्ट है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपको इवन स्कारलेट फीवर है, या आपको डेंगू का मर्ज है, या आपको मीजल्स है, या आपको चिकन पॉक्स है, या आपको इस तरह का कोई मसला है। ठीक है। तो वर्दा हम ये मेरे माइंड में खुद से क्वेश्चन आया कि किन लोगों में हसरा होने की चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं? देखिए, इम्यूनिटी लोग एक तो बच्चों में, ठीक है, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनमें ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि स्कूल में आपको वेरियस इन्फेक्शन, आप 100 किस्म के लोग बच्चों से मिलते हो, आपको नहीं पता होता, ठीक है, उससे आपकी इम्यूनिटी भी बच्चों में कम होती है। हम क्यों एज ए न्यूट्रिशनिस्ट बच्चों की इम्यून सिस्टम में हमेशा ये कहती हूँ कि आप क्यों, जब बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़त कम होगी तो उसको वेरियस डिजीज़ लग सकती हैं। 5 साल की उम्र में ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज़ जो अमेरिका हो गया, क्या जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनमें 6 साल की उम्र में भी खसरे की वैक्सीनेशन होती है। ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है कि 6 साल की उम्र ऐसी जो स्कूल गोइंग बच्चा है, 3 साल के बच्चे से हम, और मैक्सिमम एज ये होती है। फिर 20 साल की उम्र में भी कुछ लोग वैक्सीनेशन लगवाते हैं, क्योंकि 20 इयर्स का एक ऐसा फेज होता है जो आपका एडोलसेंस का पीरियड होता है, उसमें भी खसरा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जब आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो, अब तो जिस तरह पोलियो की वैक्सीनेशन जो है वो आप हुकूमत ने स्टार्ट कर दी है, इसी तरह जब आप इंटरनेशनली ट्रैवल करें, आपको नहीं पता कि जिस आप मुल्क जा रहे हैं, इवन आप तरक्की याफ्ता मुल्क भी जा रहे हैं, उसमें भी मैंने आपको जिस तरह मीजल्स का बताया, नोटिफाइबल सबसे पहले यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ सबसे पहले ये। तो उसमें ये होता है, जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हो गई, जो लैक्टेटिंग, जो अपना दूध पिला रही होती हैं, और जो बूढ़े अफराद होते हैं वो, जो HIV के पेशेंट्स होते हैं वो, जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं वो, जो कीमो लगवा रहे होते हैं, ये जो होते हैं मोस्ट ससेप्टेबल होते, और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, दे आर मोस्ट ससेप्टेबल कि उनको खसरा होने के चांसेस ज़्यादा हों। ठीक है जी। आशा रजवान है, ये भी अप्रिशिएट कर रही हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका। और अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी, जब हमें एक खसरा हो जाता है, आपने कहा है टीबी का टेस्ट करवाएं 6 वीक्स के बाद, जी बिल्कुल, उसके अलावा और कौन सी पेचीदगियाँ बढ़ने के चांसेस होते हैं? सबसे पहले तो देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका हो गया, आपका कान, गला, कान, ओटाइटिस मीडिया, आपकी कान, आपकी ये चीजें इफेक्ट हो सकती हैं, दिमाग तक पहुंच सकता है, जो कि आपको झटके वगैरह लगवा सकता है। तो मीजल्स जो है ये आपको ये चीजें करवा सकता है, आपको इवन स्किन प्रॉब्लम्स जो हैं विद द पास ऑफ टाइम भी डेवलप हो सकते हैं। तो ये चीजें जो हैं मीजल्स के केस में आ सकती हैं। आपका कान का मसला, आपके GIT का मसला, आपकी आंखों का मसला, इवन कुछ लोगों को ब्लाइंडनेस, अंधापन भी हो सकता है अगर आप इसको ना क्योर कर सकें। लोगों को स्वेयर एनीमिया हो जाए। इसमें डेथ रेशियो क्या है? देखिए, इसका जो मोर्टेलिटी रेशियो है वो अब क्योंकि ये डिजीज एलिमिनेशन की फेज में है, वैक्सीनेशन आ गई है, तो पहले तो बहुत ज़्यादा इसकी जब स्टार्टिंग में तो बहुत थी, अब बहुत कम हो गई है क्योंकि हमने इसकी वैक्सीनेशन करवाना शुरू हो गई। सपोर्टिव केयर पेशेंट्स को हमारा जो पैरामेडिक स्टाफ है, डॉक्टर्स वगैरह हैं, सपोर्टिव केयर इस तरह से मिल रही होती है कि इसकी डेथ रेशो बहुत कम है। लेकिन अगर बच्चे को वैक्सीन ना लगवाई जाए तो इसके जो है इसके चांसेस जो हैं अमवात के वो हो सकते हैं। ठीक है जी। हमारे पास एक क्वेश्चन था, इनका नाम है आगा जमशेद खान। ये कह रहे हैं कुछ लोग समझते हैं
कि खसरे के दौरान गर्म जो है चीज़ें खानी चाहिए, गर्म अशिया का इस्तेमाल बढ़ जाना चाहिए, क्या ऐसा? देखिए, गरम इसलिए कहते थे क्योंकि हम कहते हैं कि प्रोटीन्स रिच फूड खाएं। ज़्यादातर लोग कंसिडर करते हैं कि गोश्त या गोश्त से बनी अशिया वो गर्म हरारत की होती हैं, ठीक है, यखनी वगैरह। मैंने भी यही सुना हुआ है इसको गर्म चीज़ दो ताकि वो खसरा जो है वो अंदर ना रहे, वो अच्छी तरह स्किन पे निकल आए, जितना स्किन पे निकल आएगा वो जल्दी खत्म होगा। नहीं मिस फिजा, ऐसा कोई ये सिंपली मिथ्स होती हैं। हाँ, हम लोग ऐसा है कि हम इम्यून बूस्टिंग फूड्स लाजमी लें। गोश्त हम प्रोटीन्स को इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं, एक तो आपकी एंटीबॉडीज़ जिस्म में, यानी कि ऐसी बॉडीज़ जो कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत से आपके जब लड़ती हैं, जो आपके आने वाले जो जरासीम हैं उनसे लड़ती हैं और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा फरमाती हैं। तो ये प्रोटीन रिच जो है गोश्त या गोश्त से बनी अशिया जो है आप ले सकते हैं, जैसा कि आप यखनी इन द फॉर्म ऑफ ले सकते हैं आप। इवन प्रोटीन्स तो अब तो दूध में भी कह रहे हैं कि प्रोटीन्स, दही में प्रोटीन्स काफ़ी हैं, सोयाबीन में प्रोटीन ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप ले सकते हैं, क्योंकि फूड सिलेक्शन इस तरह का है कि लोग उसको गर्म चीज़ों से हम रिलेट कर देते हैं, तो इसलिए ये होता है। ठीक है, वकास शबीर हैं, ये अप्रिशिएट कर रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा वर्दा, जब हम 9 मंथ के बेबी को वैक्सीन करवा लेते हैं, जैसे आपने बताया डेवलप्ड कंट्री में 6 में भी हो रही होती है, 20th में भी, तो हम खुद से अपने डॉक्टर से मशवरा करके दोबारा बच्चे की वैक्सीन करवा सकते हैं। ये चीज़ें हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे सरकारी हो रही होती है, वो 9 महीने में या मेरे ख्याल में 15 महीने में ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद प्राइवेटली अगर आपको उसको कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए मिसेस, गवर्नमेंट अस्पतालों में भी, सरकारी अस्पतालों में प्रॉपर इम्यूनाइजेशन का सेंटर्स बना दिए हैं, जिनमें आपकी प्रॉपर वैक्सीनेशन, जिस तरह हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के डिपार्टमेंट हो गया, हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स बैठे हुए होते हैं, तो वो ये सारे ऑफिसर्स और जितने भी ये स्टाफ मेंबर्स हैं, ये आपको वैक्सीनेशन प्रॉपर जो है ये आपको देते हैं। और जब भी आपको किसी चीज़ की वैक्सीनेशन आपको दी जाती है तो वो आपको बताते हैं और ये देख लेते हैं कि आपको कोई और मसला तो नहीं है। जिस तरह कि हेपेटाइटिस का मसला है, हर बंदा जो है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन लगवा लेता है, हाँ। लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर उसको पहले ही हेपेटाइटिस बी हो या उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी कम हो, ठीक है, इवन पोलियो की वैक्सीनेशन भी आपको SOPs बने हुए हैं इसके, ठीक है, हर वैक्सीनेशन के स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने हुए हैं कि किस किस स्टेजेस में हम दे सकते हैं और किस किस स्टेजेस में हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो हमें पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी हाँ, है। डॉक्टर आपका प्रॉपर लैब टेस्ट करेगा, हाँ। वो देखेगा कि उसको आपको कोई और जरूरत मसला है कि नहीं है, हाँ, आपको कोई और मसला तो अकर नहीं हो रहा, ठीक है, उसके बाद आपको रिकमेंड करेगा। ठीक है वर्दा, हमने ये तो बता दिया कि खाना क्या क्या है, हमें अवॉइड क्या करना है। देखिए, अवॉइडेंस की जहाँ तक बात आ गई है, आपको ज़्यादातर लोग जो है प्रोसेस्ड चीज़ें, कार्ब्स, मैं आपको कहती हूँ कि स्टमक जो होता है वो काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा होता है, तो आपको जो है जो सालिम अनाज है उसको लेने से थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि आपके स्टमक को ज़्यादा उस पर काम करना पड़ेगा, प्रेशर ना पड़ेगा। तो जो सॉफ्ट डाइट है, जो सालिम, जो नरम ग़िज़ाएं हैं वो आपको मैक्सिमम लेनी चाहिए। अगर आप जूस ले रहे हैं तो कोशिश करें कि उसका जो रेशा है वो भी ऐड कर लें, बिकॉज जब हम जूस बनाते हैं फाइबर्स, उसमें फाइबर्स भी मिलेगा और आपको क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बेहतर होगी उसमें। और वेजिटेबल्स, जितनी मैक्सिमम हो सके फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स जो हैं उसकी जो है जूस बनाकर पिएं या उसका इस तरह से खाएं। और क्या, प्रोसेस्ड बाज़ार की अशिया नहीं खानी, ज़्यादा ओवर फ्राइड चीज़ें नहीं खानी। अगर आप ओवर फ्राइड चीज़ ज़्यादा खाएंगे, फैटी खाएंगे, तो आप एक तो रैश है वो उसमें आपको थोड़ा सा इचनेस होगी। और इचनेस देखिए, मीजल्स के केस में आपको इचनेस इतनी नहीं होती, इचनेस तब होती है जब आप अपनी ग़िज़ा में परहेज नहीं करते, आप स्पाइसेस लेना शुरू कर दें, आप तली हुई चीज़ें खानी शुरू कर दें, तो फिर तो मसला बढ़ेगा। इसीलिए इचनेस जो होते हैं वो इसीलिए ज़्यादातर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है वर्दा, जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, मैं चाहूँगी कि आप उन्हें थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, हमारी प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए। देखिए, खसरा से जिस तरह मैंने आपको बताया कि खसरे की प्रिवेंटिव मेजर सबसे पहली यही है कि आप उसकी वैक्सीनेशन करवाएं। खसरा जो है एक एयरबॉर्न इन्फेक्शन है जो कि हवा के ज़रिए जो है वो मुंतकिल होता है, ठीक है, खांसने छींकने वगैरह से मुंतकिल होता है। इसकी सबसे पहले प्रिवेंशन यही है कि आप इसकी वैक्सीनेशन लगवाएं, ठीक है। दूसरा, आपकी सपोर्टिव केयर होती है। सपोर्टिव केयर में इवन बहुत सारी आपकी पेशेंट
जो होता है उसका वेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि जिनको खसरा हो जाता है उनका वेट, उनकी एपेटाइट लॉस, भूख नहीं लगती है। बिल्कुल। भूख नहीं लगना, वेट में रिडक्शन आना, इसीलिए बच्चे का वजन भी फौरन चेक करवाते हैं। बच्चों में 10th पर जो बच्चे इन्फेंट होते हैं उनमें उनका 10th परसेंटाइल से ज़्यादा उनकी ग्रोथ चार्ट्स पे हम प्लॉट करते हैं। वैसे BMI जो है उनका 20 से अबव या 23 तक उनका होना चाहिए। ठीक है। दूसरी, आपको कैलोरीज का, आपकी एनर्जी नीड्स जो हैं खसरे के केस में ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपको भूख ज़्यादा लगती है। वायरस ने आपके जिस्म को इतना कमज़ोर कर दिया होता है कि आपको भूख लगती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही। और जब भूख नहीं लगती तो पेशेंट छोड़ देता है खाना। जब पेशेंट खाना छोड़ता है तो आपको वेट रिडक्शन होती है। एक और सर्वर, बल्कि अच्छा एक हमारा पॉइंट रेज हो गया, हमने देखा था कि जितने भी मीजल्स से शिकार अफराद, किन बच्चों को मीजल्स होता है, जो मैल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। अब हमारा नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे का ही देख लें कि कितनी हमारी जो स्टंटिंग और वेस्टिंग की रेशियो हमारी आई है, तो या बच्चा मैल नरिश्ड है उसको भी मीजल्स हो सकता है, या मीजल इटसेल्फ वो मैल न्यूट्रिशन, सोखड़ापन जो है वो वेस्टिंग, स्टंटिंग जो है वो कॉज करवा सकती है। ग़िज़ाई कमी सबसे बड़ी वजह है किसी भी बीमारी की। इसीलिए ज़्यादातर मैंने हॉस्पिटल्स में देखा है कि जब भी इस तरह के कोई पेशेंट्स आते हैं, हम उनको डायरेक्ट IV लगाना शुरू हो जाए कि ग्लूकोज लगा दो कि ताकत जाए। देखिए 50% ग्लूकोज की जो ड्रिप होती है ना, वो आपको 20 किलो कैल से 25 किलो कैल तक दे सकती है, और वो इतनी कैलोरी रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पर एक सही डोमेन में न्यूट्रिशनिस्ट का काम आता है कि उस पेशेंट को जो कि मीजल या किसी भी वायरल डिजीज का शिकार है, उसकी कैलोरीज आपने किस तरह से पूरी करनी होती है। ठीक है ना, कैलोरीज आपने किस तरह से पूरी करनी है। तो वर्दा, ये तो हमारे तमाम हॉस्पिटल्स में ऐसा ही है, कहीं भी ले जाओ वो सबसे पहले आपको ड्रिप लगा देंगे, बाकी चीजें बाद में देखें। ड्रिप लगाते हैं क्योंकि उनका प्रॉपर, इवन जब आपका पेशेंट वेंटिलेटर पे भी होता है ना, वेंट के पेशेंट्स होते हैं, उनका भी प्रॉपर डाइट प्लान जो होता है वो बनाया जाता है। सिर्फ हम ड्रिप्स के जरिए हम 30% तो हम उसको कर देते हैं, बाकी जो 60% होता है ना, वो आपकी डाइट के थ्रू होता है। आप एक दिन में आप उसको या तो लिपिड्स की, या ज़्यादातर लाइपोफेंडिन की ड्रिप्स लग रही होती हैं, ग्लूकोज की ड्रिप्स लग रही होती हैं, या प्रोटीन्स की लग रही होती हैं, 2 ड्रिप्स मैक्सिमम लग सकती हैं। बाकी जो आपने 60% या 70% जो पूरा करना होता है उसकी ग़िज़ाइयत, वो आपने करनी होती है, अपनी फूड सोर्सेज से पूरी करनी होती है। तो जब भी एक हॉस्पिटल सेटअप में, जब भी OPD में मीजल्स की मैनेजमेंट की जाए, एक तो सबसे पहला मैनेजमेंट यह है कि उसका फ्लूइड देखा जाए, उसको विटामिन A की सप्लीमेंटेशन फौरन स्टार्ट करवाई जाए। दूसरा, आपकी कैलोरिक बैलेंस लाजमी याद रखिए, हमेशा कैलोरिक बैलेंस जो है वो IV, ठीक है, और दूसरा आपके फूड सोर्सेज से पूरा करें। और ये न्यूट्रिशनिस्ट का यहाँ पर रोल आता है कि वो किस तरह से उसकी कैलोरिक बैलेंस जो है वो IV में ड्रिप, एक अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट जो होगी हमेशा ड्रिप में उसकी कैलोरीज पड़ेगी। ग्लूकोज की ड्रिप जा रही है, लिपिड्स की ड्रिप जा रही है, या प्रोटीन्स की ड्रिप जा रही है, उसमें उसकी कैलोरीज लिखी हुई होंगी। ठीक है, कि एज पर रिक्वायरमेंट मिल भी रहा है कि नहीं, या मिल रहा। दूसरा, अमाइनो एसिड सप्लीमेंटेशन जो होता है वो लाजमी ज़रूरी होता है। तो आपने जब भी प्रोटीन्स की IV ड्रिप लगवाएं तो उसमें अमाइनो एसिड सप्लीमेंटेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। जी, थैंक यू सो मच वर्दा, बहुत शुक्रिया जी। वर्दा ने आज जिस तरह से डिफ़ाइन किया, कम अज़ कम मुझे पता चल गया कि खसरे में, लाखड़ा काकड़ा में और चीचक में फ़र्क क्या है, हमें किस तरह से इनमें फ़र्क को, तवाज़ुन को बरकरार रखते हुए उसका इलाज करना है, ग़िज़ाई हिदायत क्या है, तदाबीर क्या है, और किस तरह से हम खुद बच सकते हैं और अपने बच्चों को बचा सकते हैं। जी, ये छोटी छोटी एहतियात ही हैं जिस पर करके हम अपनी थोड़ा सा जो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं और इन बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। और आज के प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो रहा है, और मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने प्रोग्राम नहीं देखा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके ये मैसेज, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके, क्योंकि ये किसी एक एज ग्रुप तक हम नहीं कह सकते कि ये सिर्फ बच्चों की बीमारी है या सिर्फ बड़ों की बीमारी है। तो ये सारी कम्युनिटी को अवेयर होना चाहिए कि किस तरह से हम इन खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। इसी के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।